वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज इन बायनोमियल थ्योरम। पिछले लेक्चर में हमने मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट्स डिफाइन किए और मल्टीनोमियल थ्योरम देखा। इस लेक्चर में हम नंबर ऑफ टर्म्स इन द मल्टीनोमियल एक्सपेंशन देखेंगे। सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। तो एक छोटी सी कॉम्बिनेटोरियल प्रॉब्लम से शुरू करेंगे। ये स्टार्स एंड बार्स एक काफ़ी प्रचलित संस्करण है इस प्रॉब्लम का। तो मान लेते हैं हमारे पास 3 स्टार्स हैं। स्टार्स कुछ नहीं, 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ये जैसे यहाँ पे बने हुए हैं, तीनों आइडेंटिकल हैं, इनको फ़र्क करने का कोई तरीका नहीं है। और 2 बार्स भी आइडेंटिकल हैं, बस वो स्टार्स से भिन्न हैं। तो बार्स मैंने ऐसे बनाए हैं, दे लुक मोर लाइक ब्लॉक्स बट बार्स। ओके। और प्रश्न है कि कितने तरीक़ों से इन 5 ऑब्जेक्ट्स को, जिसमें से ये तीनों एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे हैं, एक रो में अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि स्टार्स और बार्स, मतलब स्टार्स आर आइडेंटिकल एंड बार्स आर आइडेंटिकल। ओके, तो कितने तरीके हैं इन्हें एक रो में अरेंज करने के? बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है सारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स को। तो दोनों बार्स को पहले रख दें, फिर बाकी के सारे स्टार्स, या पहला बार तो जैसी कोई चीज़ यहाँ पे है नहीं। एक बार को सबसे पहले रखें और दूसरे बार को तीसरे नंबर पर, और फिर बाकी बचे स्लॉट्स में स्टार्स को इसी तरीके से एक बार को पहले स्लॉट में, दूसरे बार को चौथे स्लॉट में, और बचे हुए जगहों पर स्टार्स को। तो बात बस इतनी सी है कि एक बार ये जो 5 स्लॉट्स हैं, जो 5 पोजीशंस हैं, इनमें हमने एक बार बार्स की पोजीशन तय कर ली तो स्टार्स तो अपने आप तय हो जाते हैं। तो द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दीज 5 ऑब्जेक्ट्स इन अ रो इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू जितने तरीक़ों से हम यहाँ इन 5 स्लॉट्स में से 2 स्लॉट्स को चुन सकते हैं। राइट, एक बार उन 5 स्लॉट्स में से 2 को चुन लिया और उन दोनों में बार्स को रख दिया तो स्टार्स तो अपने आप तय हो गए। और ये सारे डिस्टिंक्ट तरीके हैं इन 5 ऑब्जेक्ट्स को 5 स्लॉट्स में रखने के। तो दिस इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 5 चूज 2 विच इज़ 10। तो 10 तरीके हुए इनको अरेंज करने के, और वो 10 के 10 मैंने यहाँ बनाए हुए हैं। तो ये स्टार्स एंड बार्स प्रॉब्लम, और इसको हम जनरल में एक बार देख लेते हैं। अब हमारे पास n स्टार्स हैं और r बार्स हैं। अगेन स्टार्स आर आइडेंटिकल एंड बार्स आर आइडेंटिकल। कितने तरीक़ों से इन्हें एक रो में अरेंज किया जा सकता है? तो फिर वही बात है, टोटल n + r ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनमें एक बार हमने बार्स की पोजीशन तय कर दी, n + r स्लॉट्स हैं हमारे पास। एक बार हमने बार्स तय कर लिए कहाँ पे जाएंगे, तो स्टार्स तो अपने आप तय हो जाते हैं। बार्स कहाँ रखने हैं वो हम जान सकते हैं। एक बार हमने चुनाव कर लिया कि इन r पोजिशंस में हमको बार्स रखने हैं, तो n + r स्लॉट्स में से r स्लॉट्स चूज़ करने के जितने तरीके हुए, उतने ही तरीके हैं बार्स को प्लेस करने के, और फिर उतने ही तरीके हैं स्टार्स एंड बार्स को प्लेस करने के, क्योंकि एक बार बार्स को प्लेस कर दिया तो स्टार्स भी प्लेस हो जाते हैं। तो इसको और समझाने की मैं आवश्यकता नहीं समझता। आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, अब एक ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, कॉइन्स एंड बिन्स प्रॉब्लम। इस बार हमारे पास 7 कॉइन्स हैं, 7 सिक्के हैं। सिक्के आइडेंटिकल हैं जैसे कि वो होते हैं। 2 सिक्कों को डिस्टिंग्विश करना संभव नहीं है, पर हमारे पास 2 बिन्स हैं। बिन्स यानी डब्बे, जैसे डस्टबिन होता है। 2 बिन्स हैं और वो डिस्टिंक्ट हैं, वो लेबल्ड हैं, उनमें कोई नाम लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ 1 और 2। तो 7 सिक्के हैं और 2 डस्टबिन नहीं, 2 बिन्स हैं। और हमें पूछा गया है कितने तरीक़ों से हम इन 7 सिक्कों को इन दोनों डस्टबिन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हम एक डस्टबिन में कितने भी सिक्के रख सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, पर कंस्ट्रेंट हमें ये दिया हुआ है कि ये सातों के सातों सिक्के हमें इन 2 डस्टबिन्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। हमारे पास कुछ बचा नहीं रहना चाहिए। तो कितने तरीक़ों से ये किया जा सकता है? तो पहले डस्टबिन में, फिर बार बार मैं डस्टबिन बोल रहा हूँ पर वो बिन है। पहले बिन में या तो 0 कॉइन्स होंगे, दूसरे में 7 होंगे, या पहले में 1 कॉइन होगा, दूसरे में 6 होंगे, या पहले में 2 कॉइन्स होंगे, दूसरे में 5 होंगे, एंड सो ऑन। तो टोटल कितने तरीके हुए? यहाँ पे एक बार हमने तय कर लिया कितने कॉइन्स जाएंगे, तो यहाँ अपने आप तय हो जाते हैं। तो यहाँ या तो 0 होंगे, या 1, या डॉट 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 लेकर के 7 तक। तो टोटल 8 तरीके हुए। काफ़ी स्पष्ट है कि 8 तरीके हुए इन 7 सिक्कों को 2 बिन्स में बांटने के। पर इसी को हम स्टार्स एंड बार्स की मदद से भी देख सकते हैं। तो इस बार क्या करेंगे कि हमें इन्हें बांटना है 2 बिन्स में। हम एक बार को कहीं पर इस 7 सिक्कों की श्रृंखला में कहीं पर रख देंगे, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ, कहीं पर
एक बार को हमने यहाँ रख दिया, मैं एक बार बना भी देता हूँ छोटा सा। ये बार है, एक बार हमने इस बार को कहीं पे रख दिया, मान लें वहाँ रख दिया, तो जो बार के पहले 3 सिक्के आए उन्हें हमने पहले बिन को दे दिया, जो बार के बाद आए हमने उन्हें दूसरे बिन को दे दिया। तो जितने तरीके हैं एक बार और 7 स्टार्स को एक रो में अरेंज करने के, उतने ही तरीके हैं 7 कॉइन्स को 2 डिस्टिंक्ट बिन्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के। ठीक है, ये बाइजेक्शन समझ में आना चाहिए, ये जो डिक्शनरी में जो ट्रांसलेशन हुआ प्रॉब्लम्स में समझ में आना चाहिए। ये डिस्ट्रीब्यूशन की हमारी स्कीम क्या है, एक बार को इन 7 सिक्कों की श्रृंखला में कहीं पे रख दिया, तो जो बार से पहले वाले हैं उनको पहले बिन को दे दिया, जो बार के बाद वाले हैं उनको दूसरे बिन को दे दिया। पर ये प्रॉब्लम तो बिल्कुल वही हो गई कि कितने तरीके हैं 7 सिक्के या 7 स्टार्स और एक बार को एक रो में अरेंज करने के, और वो हम जानते हैं दैट नंबर इज़ 7 + 1 चूज़ 1 विच इज़ 8 चूज़ 1 विच इज़ 8। तो ऐसे भी 8 आ गया। तो ये तो बड़ा ही अंडरवेलमिंग लगा होगा कि ऐसे भी बड़ा आसान प्रश्न था और उसको हमने ऐसे दूसरे तरह से देखा तो क्या ही फ़ायदा हुआ। पर जैसे ही हम नंबर ऑफ़ बिन्स बढ़ाते हैं, और इस बार हमारे पास 7 सिक्के हैं पर हमें 3 बिन्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो कितने तरीके हुए। तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले बिन को या तो 0 मिलेंगे या 1 या 2 या लेकर के 7 तक। तो जब पहले बिन को 0 मिलेंगे तो हमें 7 कॉइन्स को बचे हुए 2 बिन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो कितने तरीक़ों से कर सकते हैं वो हम लिखेंगे। फिर जब पहले बिन में 1 कॉइन दिया, यानी मान लीजिए ये दे दिया, तो 6 कॉइन्स को 2 बिन्स में कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है वो लिखेंगे। ये सब नंबर्स हम कैलकुलेट करके जब जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 7 कॉइन्स इनटू 3 बिन्स। पर ये तो एक सीरीज़ बनेगी जिसको जोड़ा जा सकता है, पर इसको डायरेक्ट देखने का तरीका हुआ स्टार्स एंड बार्स। तो इस बार हमारे पास फिर से 7 सिक्के हैं और इनको 3 कॉइन्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 2 बार्स ले लेंगे। 2 बार्स को कहीं पे प्लेस कर दिया, मान लें ऐसे प्लेस कर दिया, और जो सबसे पहले बार के लेफ़्ट साइड है उसको पहले बिन को दे दिया, जो दोनों बार्स के बीच में सैंडविच हैं उसको दूसरे बिन को दे दिया, और जो बचे हुए रह गए उसे तीसरे बिन को दे दिया। तो ये एक स्कीम हो गई डिस्ट्रीब्यूट करने की 7 कॉइन्स को 3 बिन्स में। एंड दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द स्टार्स एंड बार्स प्रॉब्लम, जहाँ पे हमारे पास 7 स्टार्स हैं और 2 बार्स हैं। तो 7 स्टार्स और 2 बार्स को एक श्रृंखला में सजाने के कितने तरीके हुए, 7 + 2 चूज़ 2 विच इज़ 9 चूज़ 2 विच इज़ 36। या तो 36 तरीके हुए, जो अगर हम हाथ से गिनने जाएंगे तो वो भी आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमने 0 कॉइन्स दिए पहले वाले को, तो 7 कॉइन्स को 2 बिन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो कितने तरीक़ों से किया जा सकता है वो हमने ऊपर देखा 8 तरीक़ों से। उसी तरीके से जब पहले बिन में 1 कॉइन आया तो 6 कॉइन्स को बाकी 2 बिन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो 7 तरीक़ों से किया जा सकता है, एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा और ये जाएगा 1 तक, क्योंकि जब ये सातों के सातों पहले बिन को दे दिए तो वो एक ही तरीका है वो करने का। सो दिस नंबर इज़ व्हाट, दिस नंबर इज़ 8 × 9/2 विच इज़ 36। तो डायरेक्टली भी आ रहा था, पर यहाँ से एक शॉट में आता है और दिखता है क्या हो रहा है। एक सीरीज़ ऐड करने में उतना मज़ा नहीं आता, उतना समझ नहीं आता जितना डायरेक्टली एक शॉट में किसी चीज़ को देखने में आता है। तो ये जो प्रॉब्लम है कॉइन्स एंड बिन्स प्रॉब्लम, ये एग्जैक्टली स्टार्स एंड बार्स प्रॉब्लम है जब थोड़ा सा विचार कर लें। ठीक है, तो जनरल में अगर हमारे पास n कॉइन्स हैं और k बिन्स हैं, अगेन बिन्स आर डिस्टिंक्ट, बिन्स में नंबर्स लगे हुए हैं, बिन्स आर डिस्टिंक्ट, n कॉइन्स कितने तरीक़ों से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो दिस इज़ इक्विवेलेंट टू, मैं लिख देता हूँ, दिस इज़ इक्विवेलेंट टू अरेंजिंग n स्टार्स, कॉइन्स की जगह पे स्टार्स, and k-1 bars, not k bars but k-1 bars in a row। और ये जो डिक्शनरी है, ये जो ट्रांसलेशन हुआ इसका इससे, ये पिछले पेज में मैंने समझाया, आई होप समझ में आ गया होगा। इसको दोबारा से मैं नहीं समझाना चाह रहा हूँ, एक एग्जाम्पल में ही चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। बहुत जनरल में अगर समझना हो तो एग्जाम्पल पे जाना उचित रहता है, तो मैं इसे दोबारा नहीं समझा रहा हूँ। और ये हम जानते हैं कितने इसके तरीके हुए। सो दिस नंबर इज़ देयरफॉर n + k-1
चूज़ k-1। तो ये तो हो गया कॉइन्स एंड बिन्स प्रॉब्लम। पर अब इसका मल्टीनोमियल थ्योरम से क्या रिश्ता है? तो हमसे पूछा गया कितने टर्म्स हैं इसके मल्टीनोमियल एक्सपेंशन में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमसे पूछा जाता कितने टर्म्स हैं इसके मल्टीनोमियल एक्सपेंशन में, इसका मल्टीनोमियल एक्सपेंशन है x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। इसमें 6 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं। उसी तरह से पूछा गया इसमें कितने टर्म्स होंगे। तो इसको हम कॉइन्स एंड बिन्स प्रॉब्लम से समझ सकते हैं। तो इसको मैं डी हाईलाइट कर देता हूँ, ये तो जस्ट समझाने के लिए था। तो x + y + z⁴ जो है उसमें एक टर्म, कोई भी टर्म कैसा दिखेगा, कोई भी टर्म दिखेगा इस फॉर्म का, जहाँ पे हमारे पास x⁴a, अगेन गलत कलर, x⁴a, y⁴b, z⁴c, इस तरह का यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट होगा, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट हमको पता है वो क्या होगा, वो ये होगा। कोई भी टर्म ऐसा दिखेगा, पर इसको एक बार हटा देते हैं। जहाँ पे a + b + c 7। तो ये क्या है, ये एक तरह से हो गया कि जो x लेबल्ड बिन है उसको a कॉइन्स दे दिए, जो y लेबल्ड बिन है उसको b कॉइन्स दे दिए, जो z लेबल्ड बिन है उसको c कॉइन्स दे दिए। तो 7 कॉइन्स को 3 बिन्स में कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यही प्रश्न है। ठीक है, और वो आंसर हमको पता है, दैट आंसर इज 7 + 3 - 1 choose 3 - 1 which is 9 choose 2 which is 36। जैसे कि अगर इसमें देखें ये वाले एग्जाम्पल में, तो हमारे पास 2 कॉइन्स हैं और 3 बिन्स हैं। 2 कॉइन्स को 3 बिन्स में कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, 2 + 3 - 1 choose 3 - 1 which is 4 choose 2 which is 6, जो कि यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्सप्लिसिटली। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल में हमने देखा मल्टीनोमियल एक्सपेंशन में कितने टर्म्स होते हैं, जनरल फॉर्मूला, क्योंकि ये स्टार्स एंड बार्स प्रॉब्लम के इक्विवेलेंट है। अगर हमारे पास इस चीज़ का मल्टीनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ है तो उसमें कितने टर्म्स होंगे। दिस इज सेम एज n कॉइन्स को k बिन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, एंड देयरफॉर द नंबर इज n + k-1 चूज़ k-1। ठीक है, ब्लैंड फार्मूला है, इसमें मैं नहीं समझता कोई एग्जाम्पल लेके कुछ भी होगा, सिंपल सी बात है। तो विद दैट आई वांट टू एंड दिस लेक्चर। एज यूजुअल, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। Well, probably there is no next time. I think the course is complete here, but it is possible कि आगे मैं और lectures ऐड कर दूँ, पर as of now in my mind this course is complete। but अगर मुझसे कुछ छूट गया है या मुझे लगता है आगे कुछ करने की ज़रूरत है या कोई अच्छी स्पेशल प्रॉब्लम्स लेने की ज़रूरत है तो मैं ले लूँगा। but this is a complete course in binomial theorem। all right, thank you।